नमस्कार, स्वागत है आप सबका दिन भर की तमाम बड़ी और अहम खबरों के साथ मैं हूं कवींद्र। शुरुआत हेडलाइन से। म्यांमार सीमा पर सेना के ऑपरेशन के बाद पूर्वोत्तर राज्यों में हाई अलर्ट। गृह मंत्री, रक्षा मंत्री और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार के बीच उच्च स्तरीय बैठक। कांग्रेस ने कहा, वाहवाही लूटने से बचे सरकार। बिहार में सीएम उम्मीदवार के ऐलान को लेकर बीजेपी पर बढ़ा दबाव। गुटबाजी के खतरे से निपटने की चुनौती। मांझी एनडीए के साथ मिलकर लड़ेंगे चुनाव। अधिकारों की लड़ाई में दिल्ली सरकार को झटका। गृह मंत्रालय ने गृह सचिव को हटाने का आदेश किया रद्द। फर्जी डिग्री मामले में कोर्ट का जितेंद्र तोमर को अंतरिम जमानत देने से इनकार। असम के 13 जिलों में 700 गांव बाढ़ की चपेट में। करीब 3 लाख लोग पीड़ित। फसलों को भारी नुकसान। एनडीआरएफ का दल राहत कार्य में जुटा। 2015 में आर्थिक विकास दर में चीन को पीछे छोड़ देगा भारत। विश्व बैंक का अनुमान 7.5% की अनुमानित वृद्धि के साथ उभरती अर्थव्यवस्थाओं में सबसे ऊपर। और आइए देखते हैं आज की हमारी पहली खबर। उग्रवादियों के खिलाफ सेना के ऑपरेशन के बाद केंद्र सरकार ने पूर्वोत्तर के राज्यों में हाई अलर्ट जारी किया है। सुरक्षा हालात को लेकर दिल्ली में आज गृह मंत्री की अगुवाई में उच्च स्तरीय बैठक हुई है, जिसमें रक्षा मंत्री, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार और खुफिया विभाग के आला अधिकारी शामिल हुए। इस बीच म्यांमार सीमा पर अभियान को लेकर बयानों का दौर शुरू हो गया है। कांग्रेस ने सरकार को सेना के अभियान पर वाहवाही लूटने से बचने की नसीहत दी है। पूर्वोत्तर के मौजूदा हालात को लेकर दिल्ली में गुरुवार को गृह मंत्रालय में उच्च स्तरीय बैठक हुई। गृह मंत्री, रक्षा मंत्री, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार और खुफिया विभाग के अधिकारी इसमें शामिल हुए। सरकार ने म्यांमार ऑपरेशन के बाद उग्रवादी गुटों के सेना पर हमले की आशंका को देखते हुए पूर्वोत्तर राज्यों में हाई अलर्ट जारी किया है। उधर पीएमओ में राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने इम्फाल में मणिपुर के मुख्यमंत्री और अधिकारियों के साथ बैठक की। Government of India and all the concerned departments and agencies are capable enough to deal with any kind of scenario and any change that takes place suddenly or over a period of time. रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर ने पाकिस्तान के गृह मंत्री के बयान पर भी चुटकी ली है। उन्होंने कहा कि जो भारत के नए रुख से डरे हैं वही प्रतिक्रिया दे रहे हैं। दरअसल निसार अली खान ने बुधवार को कहा था कि पाकिस्तान को म्यांमार समझने की भूल नहीं की जानी चाहिए। A simple action against insurgents has changed the mindset of the full security scenario in the country. Those who fear India's new posture have started reacting. इधर विपक्षी कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस ने म्यांमार ऑपरेशन को लेकर मंत्रियों की ओर से जारी बयानों की आलोचना की है। कांग्रेस नेता आनंद शर्मा ने कहा कि पहले भी गोपनीय तरीके से ऐसे ऑपरेशन होते रहे हैं, लेकिन सेना की कार्रवाई को लेकर मंत्रियों का ढिंढोरा पीटना ठीक नहीं है। There's always sensitivity in such missions and national security questions are involved. The details are not to be given out, the location, the identity of the units, which they have done. And the minister's comments and the competition for publicity is unwarranted. सेना के मुताबिक मंगलवार को विशेष दस्ते के ज्वाइंट ऑपरेशन में म्यांमार की सीमा के भीतर उग्रवादियों के 2 शिविरों को ध्वस्त करके चंदेल हमले के जिम्मेदार उग्रवादियों को मार गिराया गया था। हालांकि म्यांमार ने दावा किया है कि भारतीय सेना ने मणिपुर म्यांमार बॉर्डर पर अपनी सीमा के भीतर ही ऑपरेशन को अंजाम दिया। विशाल दहिया, राज्यसभा टीवी। इस पूरे मसले पर और बातचीत करेंगे। हमारे साथ रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल उत्पल भट्टाचार्य हैं। स्वागत है आपका। मैं सबसे पहले तो ये समझना चाहूंगा कि जिस तरीके से म्यांमार ऑपरेशन हुआ और उसके बाद से बयानों पर मैं उसके बाद जाऊं, क्या ये माना जाए कि एक आतंकी गतिविधियों को जिस तरीके के हमले मैं कहूं कि अम्बुश करके करते थे लोग, उसका एक सटीक जवाब, एक तरीका जो था वो दिया सेना ने, और इससे पहले भी देती है, लेकिन पहली बार जिस तरीके से उसको प्रचारित किया गया मैं कहूं या फिर एक लाया गया पब्लिक के सामने, उसके किस तरह के इम्पैक्ट होते हैं? देखिए, जैसे आपने अभी तक दिखाया कि किया भी तो इतना पब्लिसिटी का क्या जरूरत है। रेगुलर आर्मी, डोगरा रेजिमेंट, हम लोग सब गर्वित है उसके लिए। रोड ओपनिंग के लिए सुबेरे चंडेल के उधर जा रहे थे, उसका 18 आदमी
तो घायल, टोटल कैजुअलिटी, और उसके अलावा कुछ आदमी इंज्योर्ड। 18 का मतलब 2 सेक्शंस, इन्फेंट्री का 2 सेक्शन, ऑलमोस्ट तकरीबन वीक प्लेटून बोल सकते हो। इतना आदमी का कैजुअलिटी, रेगुलर आदमी जो इसी ऑपरेशंस के लिए है उधर, तो उसके साथ रिटेलिएटरी एक्शन लोगे और एनिमी को जो 3रा बटालियन जिसको आइडेंटिफाई किया गया NSCN कैपलिंग ग्रुप का, आप कुछ करोगे नहीं और कोई आदमी जानेंगे नहीं, तो उसमें हमारा देश का, जनता का मोरल थोड़ा डाउन हो सकता है। ये कोई ऐसा नहीं है तो घुसपैठ हुआ है, 2-1 आदमी मर गया, एक सिविलियन, एक आर्मी का जवान का थोड़ा सा घायल हुआ, ऐसा नहीं था। उधर NSCN का तरफ से और जो बाकी इंसर्जेंट मिलिटेंट उधर है, ULF सब, दो लीडरशिप तो NSCN किपलिंग जो अभी हॉस्पिटल में पड़ा हुआ है उधर म्यांमार में, वही दिया है। तो इसके लिए एक रिटेलिएटरी एक्शन और उसका थोड़ा प्रचार, ज्यादा प्रचार नहीं, थोड़ा प्रचार ठीक है। मेरा ख्याल आप हमको पूछेंगे तो सरकार बिल्कुल राइट लाइन में है। आर्मी का ऑपरेशन बहुत बढ़िया है। ये जो यूनिट होता है हमारा स्पेशल फोर्स, पैरा स्पेशल फोर्स, जो उधर एक हमारा पलटन है उधर जोरहाट में है, तो उन्होंने इस काम के लिए ही पूरा ट्रेनिंग लेते हैं और बहुत क्लिनिकल ऑपरेशंस किया। सबसे जरूरी बात है, जो दुश्मन को 40-50 आदमी घायल हुआ ये नहीं है, हमारा कैजुअलिटी नील है। ये सबसे बड़ा चीज। लेकिन मैं अगर कहूं कि जिस तरह का ये ऑपरेशन अंजाम दिया गया है और ओपन बॉर्डर म्यांमार के साथ, किस तरह की जरूरतें होती, किस तरह का कोऑर्डिनेशन है जो कि इस अभियान को सक्सेसफुल बनाता है, और किस तरह के कोऑर्डिनेशन की जरूरत उन दूसरे बॉर्डर्स पर है जहां पर अभी भी इस तरह की घटनाएं होती हैं, लेकिन वहां पर क्या बड़ी दिक्कतें या फिर क्या बड़े हर्डल्स आप देखते हैं? देखिए, सबसे बड़ा इस चीज के लिए है जो आपको इंटेलिजेंस, रियल टाइम इंटेलिजेंस पूरा चाहिए। देखिए, मिलिटेंट्स जो बेस से जाकर ऐसा एम्बुश करते हैं, अटैक करते हैं, आमतौर पे उसी बेस में आपस नहीं आते हैं। और स्पेशली नॉर्थ ईस्ट में, आप मिजोरम में बताइए, नागालैंड में बताइए, मिजोरम में तो अभी ठंडा हो गया, नागालैंड में बताइए, मणिपुर में बताइए, अरुणाचल प्रदेश में बताइए, और पूरा 1600 किलोमीटर बॉर्डर है उसका साथ। 1600 किलोमीटर से ज्यादा, 400 किलोमीटर सिर्फ मिजोरम के साथ ही है। इतना बड़ा बॉर्डर में म्यांमार तो हमारा दुश्मन नहीं है, लेकिन ये जो ट्रूप्स है, जो ट्रूप्स तो नहीं बोलेंगे, ये मिलिटेंट एक्टिविटीज जो है, उसका साथ म्यांमार का कुछ लोअर और मिडिल लोअर आर्मी का आदमी का टैसिट अंडरस्टैंडिंग है। वो उधर एक चालू है, एक प्रोटेक्शन मनी दिया जाता है, तो उसका गतिविधि वगैरह वो थोड़ा थोड़ा मिलिटेंट। और दूसरा ऊपर चाप है ना, चाइना का चाप है, उसका सपोर्ट है, उसका आर्म्स वेपन्स है। किस तरह के ऑपरेशन को अंजाम देने के लिए सर दूसरे देश या जिस देश की सीमा लगती है उसको इन्फॉर्म करना या वहां से कुछ परमिशन, इस तरह का कुछ प्रोसीजरल होता है? देखा, हमारा वो NSA जो मिस्टर डोवल है, वो तो उधर जाकर पूरा एक्सप्लेन कर रहे हैं। ऐसा उसका साथ हम लोग, जैसे भूटान का साथ हमारा मिल मिलाप करके ऑपरेशंस किया था, उसका साथ ऐसा मिल मिलाप करके हम पहले भी ऑपरेशंस किया था। लेकिन सब कुछ पहले बता देंगे, लोअर लेवल तक सब कुछ जान जाएंगे। सुनिए, सरप्राइज, डिसेप्शंस, ये बहुत जरूरी होता है ये ऑपरेशंस के लिए। ये आप कुछ पहले से नहीं बता सकते हो, ये सब कुछ बहुत जरूरी होता है। अब देखिए, ये जो ऑपरेशंस भी किया गया हुआ है, तो अर्ली पार्ट ऑफ द नाइट, क्यों? उसका बाद वो थोड़ा लाइट हो जाता है, विजिबिलिटी ज्यादा हो जाता है। तो ये सब ऑपरेशंस के लिए बहुत डिटेल प्लानिंग करना पड़ता है, अदरवाइज ये कैजुअलिटी हो जाएगा। ये ऑपरेशंस बोलते हैं हम लोग इधर, इन द क्लासिकल सेंस ये नहीं था, बिहाइंड द एनिमी लाइन ऑपरेशन। ओके सर। और इसके साथ लिंक अप वगैरह बहुत, इधर तो ऐसा नहीं था, लेकिन इधर ये ऑपरेशंस का बहुत डिटेल प्लानिंग एंड सरप्राइज एंड इसका सिक्योरिटी ऑफ द प्लान बहुत जरूरी होता है। चलिए, उत्पल साहब, बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरे मसले पर हमसे बातचीत करने के लिए आपका।
ये थी हमारी आज की पहली खबर। छोटा सा ब्रेक के उस पार दिन भर की दूसरी बड़ी खबर। गन्ना किसानों को बड़ी राहत का ऐलान। क्या किसानों की समस्या का होगा समाधान? देखिए देश देशांतर, गन्ना किसान समस्या और समाधान, आज रात 8:30 बजे। जेडीयू आरजेडी गठबंधन के सीएम उम्मीदवार के ऐलान के बाद अब बीजेपी पर दबाव बढ़ गया है। आरजेडी जेडीयू के नेता बार बार बीजेपी को सीएम उम्मीदवार के नाम का ऐलान करने की चुनौती दे रहे हैं। बीजेपी भी बिहार में सियासी समर जीतने के लिए अपनी रणनीति बनाने में जुट गई है। बिहार में चुनाव से पहले ही जेडीयू आरजेडी गठबंधन ने मुख्यमंत्री के लिए नीतीश कुमार के नाम पर सहमति बनाकर बीजेपी के लिए मुकाबला कठिन बना दिया है। बीजेपी के पास यहां सुशील मोदी के अलावा कोई ऐसा चेहरा नहीं है जिसे वो मुख्यमंत्री के तौर पर पेश कर सके। दूसरे किसी नेता को मुख्यमंत्री के तौर पर पेश करने में बीजेपी को गुटबाजी का खतरा सता रहा है। खासतौर पर दिल्ली के चुनावों में किए गए प्रयोग के बाद बीजेपी के लिए ये फैसला बेहद मुश्किल भरा होगा। भारतीय जनता पार्टी जब भी चुनाव का ऐलान होगा उससे पहले कई जगह हम लोग मुख्यमंत्री के पद का ऐलान करते हैं, कई जगह नहीं करते। तो पार्लियामेंट्री बोर्ड इस पर निर्णय करेगा कि कौन मुख्यमंत्री होगा। उनके कहने से हम घोषित करेंगे क्या? उन्होंने घोषणा किया है तो 29 मार्च को घोषणा कर दिया है, तो घोषणा कर दिया तो फिर क्यों कहते हैं कि हमने जहर पिया है? बिहार में लालू प्रसाद यादव और नीतीश कुमार के साथ आने से सामाजिक समीकरण भी बीजेपी के लिए चुनौती भरे होंगे। बीजेपी की कोशिश होगी कि अपने पुराने साथी रामविलास पासवान और उपेंद्र कुशवाहा के अलावा जीतन राम मांझी को भी इस गठबंधन में शामिल कर एक व्यापक सामाजिक गठबंधन बनाया जाए। लेकिन पार्टी के लिए सीट बंटवारा एक बड़ा मसला हो सकता है। हर हालत में हम लोग उस गठबंधन को डिफाई करें, उसके लिए हम लोगों को जहां तक जैसे जो कन्विंसिंग एटीट्यूड से जो भी करना होगा एक दूसरे को मदद करेंगे। उन लोगों ने कर लिया है, हम लोग भी कर लेंगे। समय कोई अभी बीता नहीं है, अब शुरुआत हो रही है, तो हम लोग भी कर लेंगे। हम लोगों के लिए उनका गठबंधन कोई चिंता का विषय नहीं। इसी साल के आखिर में होने वाले बिहार विधानसभा चुनाव में मुकाबला बेशक अब आमने सामने का होगा। एक तरफ जेडीयू और आरजेडी के साथ कांग्रेस नजर आ रही है, तो दूसरी तरफ बीजेपी और उसके सहयोगी। बीजेपी का दावा है कि वो विकास के मुद्दे पर चुनाव लड़ेगी, लेकिन पार्टी बिहार के जातीय समीकरणों को अनदेखा नहीं कर सकती। बीजेपी भले ही एनडीए गठबंधन की सबसे बड़ी पार्टी है, लेकिन सहयोगियों की ओर से ज्यादा सीटों की मांग के दबाव से उसे उबरना होगा। इस मामले में जीतन राम मांझी को साधना भी पार्टी के लिए मुश्किल साबित हो सकता है। प्रणब गोस्वामी के साथ श्याम सुंदर, राज्यसभा टीवी। उपराज्यपाल से अधिकारों की लड़ाई में केजरीवाल सरकार को एक और झटका लगा है। केंद्र सरकार ने गृह सचिव धर्मपाल को हटाने के दिल्ली सरकार के फैसले को रद्द कर दिया है। केंद्रीय गृह मंत्रालय के मुताबिक दिल्ली सरकार के पास गृह सचिव को पद से हटाने का अधिकार नहीं है। उधर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने गृह मंत्रालय को चिट्ठी लिखकर दिल्ली सरकार के कामकाज में दखल न देने की अपील की है। केंद्र ने दिल्ली सरकार के एक और फैसले को गलत करार दिया है। दिल्ली की आम आदमी पार्टी सरकार ने राज्य के होम सेक्रेटरी धर्मपाल का तबादला किया तो उपराज्यपाल नजीब जंग ने उसे रद्द कर दिया। केंद्रीय गृह मंत्रालय की ओर से जारी नोटिफिकेशन में कहा गया है कि ऑल इंडिया ज्वाइंट सर्विसेज कैडर रूल्स के अनुसार सिर्फ गृह मंत्रालय ही दिल्ली के होम सेक्रेटरी को पद से हटा सकता है। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने गृह मंत्रालय और एलजी को चिट्ठी लिखकर धर्मपाल मामले को दिल्ली सरकार का अधिकार बताया है। जानकारों का मानना है कि कानून की अलग अलग व्याख्या इसकी वजह है। ये समझना चाहिए ये तकरीबन यूनियन टेरिटरी है और इसको गिने चुने सब्जेक्ट्स दिए गए हैं, उन्हीं पर उनको गौर करना चाहिए और जो नहीं है उनको क्या लेना देना, उसको रहने दीजिए। लेकिन हाँ, स्मूथ फंक्शनिंग ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन के लिए एलजी और चीफ मिनिस्टर में तालमेल बहुत जरूरी है। केजरीवाल ने गृह मंत्रालय को लिखी चिट्ठी में केंद्र से उसके अधिकार क्षेत्र में अतिक्रमण नहीं करने को कहा है। इन सब के बीच दिल्ली सरकार ने राजेंद्र कुमार को राज्य के होम सेक्रेटरी का अतिरिक्त प्रभार भी दे दिया था, जिससे टकराव और बढ़ गया।
दिल्ली एसीबी के प्रमुख के पद को लेकर भी आपसी टकराव जारी है। उपराज्यपाल ने ज्वाइंट कमिश्नर एम.के. मीणा को एसीबी का प्रमुख बनाने का नोटिफिकेशन जारी किया था, लेकिन दिल्ली सरकार ने नए एसीबी चीफ को भी ज्वाइन करने से रोक दिया था। दिल्ली के उपराज्यपाल और राज्य सरकार के बीच की तनातनी मूल रूप से संविधान के नियमों की अलग अलग तरीके से व्याख्या करने से है। लेकिन क्या दिल्ली की जनता इस बात को समझ पाएगी, या फिर इस तनातनी का असर जो आम आदमी के जीवन पर पड़ रहा है उसका ठीकरा आम आदमी पार्टी के सिर फूटेगा? ये देखने वाली बात होगी। कैमरामैन डी.के. पांडे के साथ दिल्ली से रविंद्र सिंह शोराण, राज्यसभा टीवी। दिल्ली विधानसभा का बजट सत्र 23 से 30 जून तक होगा। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की अगुवाई में कैबिनेट की बैठक में यह फैसला लिया गया। इस दौरान वित्तीय वर्ष के बाकी बचे 9 महीने के लिए बजट पेश किया जाएगा। उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने बताया कि बजट का मसौदा तैयार कर उपराज्यपाल के पास भेजा गया है, जिससे बजट को केंद्र सरकार की मंजूरी मिल सके। बजट मसौदे में बिजली सब्सिडी को जारी रखने का प्रावधान रखा गया है। फर्जी डिग्री मामले में गिरफ्तार दिल्ली के पूर्व कानून मंत्री जितेंद्र सिंह तोमर को दिल्ली की अदालत ने अंतरिम जमानत देने से इनकार कर दिया। कोर्ट ने कहा कि तोमर को जमानत मिलने से मामला और उलझ सकता है। इस बीच फर्जी डिग्री की जांच के लिए दिल्ली पुलिस ने फैजाबाद में तोमर से लगातार दूसरे दिन भी पूछताछ की। तोमर को आगे की जांच के लिए भागलपुर भी अब ले जाया जा सकता है। दिल्ली के पूर्व कानून मंत्री जितेंद्र सिंह तोमर की मुश्किलें अभी खत्म नहीं हो रही हैं। दिल्ली की साकेत कोर्ट ने तोमर को अंतरिम जमानत देने से मना कर दिया है। कोर्ट ने तोमर की फर्जी डिग्री मामले में नियमित जमानत के लिए अपील पर सुनवाई 16 जून तक के लिए टाल दी है। अदालत ने कहा कि तोमर को जमानत से ये मामला और उलझ सकता है। वो इंटरनल बेल अभी नहीं दी है। उन्होंने कहा सारा फाइनली डिस्पोज होगा। 16 जून को डेट लगा दी। पुलिस को इंस्ट्रक्शन दे दी कि भी वो आईओ और केस डायरी के साथ हाजिर रहेंगे। दिल्ली पुलिस तोमर को बुधवार को फैजाबाद लेकर आई थी, जहां अवध विश्वविद्यालय में उनका कोई शैक्षिक रिकॉर्ड नहीं पाया गया। रात में पूर्व कानून मंत्री को फैजाबाद में ही रखा गया और बुधवार को भी उनसे पूछताछ जारी रही। कानून की फर्जी डिग्री के मामले में उन्हें भागलपुर ले जाया जा सकता है। तोमर पर स्नातक के साथ LLB और माइग्रेशन सर्टिफिकेट में कथित रूप से फर्जीवाड़ा करने का आरोप है। पुलिस फर्जी डिग्री के रैकेट के एंगल से भी जांच कर रही है। हमारा एक्सपीरियंस ये है कि अगर कोई बनाता है तो वो सिर्फ एक बार यूज करने के लिए नहीं बनाता, वो इस प्रकार के धंधे में लिप्त होता है और वो कई लोगों को इस प्रकार की फर्जी डिग्रियां देता है। तो देश में एजुकेशनल स्टैंडर्ड्स को मेंटेन करने के लिए एक हमारा फर्ज होगा कि हम उस रैकेटियर को पकड़ने के बाद में उससे अच्छी तरह से जानकारी प्राप्त करें। आम आदमी पार्टी के एक मंत्री के फर्जी डिग्री मामले में फंसने के बाद पार्टी के कुछ और विधायकों पर भी ऐसे ही आरोप लग रहे हैं। विधायक सुरेंद्र सिंह और विशेष रवि पर डिग्री को लेकर सवाल उठ रहे हैं। एक एक करके आम आदमी पार्टी के कई विधायक विवादों के घेरे में आ गए हैं। ऐसे में आंदोलन से उभर कर आई एक पार्टी पर दिल्ली की जनता सवाल उठा रही है कि आखिर ये पार्टी भी दूसरे पार्टियों की तरह निकलेगी या फिर विवादों से उभरकर एक बेहतरीन सत्ता यहाँ की जनता को दे पाएगी। दिल्ली से डी.के. पांडे के साथ रविंद्र सिंह शोराण, राज्यसभा टीवी। मैगी विवाद में फंसी नेस्ले इंडिया ने आज मुंबई उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया है। कंपनी ने भारतीय खाद्य सुरक्षा मानक प्राधिकरण यानी FSSAI के उस आदेश की न्यायिक समीक्षा की मांग की है जिसके तहत भारत में मैगी के उत्पादन और बिक्री पर रोक लगाई गई है। इस बीच खाद्य पदार्थों में लेड को लेकर नई रिपोर्ट आई है जिसके मुताबिक डब्बाबंद खाद्य पदार्थों में प्रिजर्वेटिव की तरह इस्तेमाल किए जाने वाला लेड लोगों को बीमार बना रहा है। देश भर में उपभोक्ताओं के ब्लड सैंपल की जांच में पाया गया कि 23% लोग लेड के संक्रमण के शिकार हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन के मुताबिक दुनिया में हर साल 1,43,000 लोग लेड के संक्रमण के चलते अपनी जान गंवाते हैं। देश के एक कोने में लोग भीषण गर्मी और लू से परेशान हैं तो पूर्वोत्तर में असम और अरुणाचल में बाढ़ लोगों के लिए परेशानी का सबब है। असम के 13 जिलों में अलर्ट जारी किया गया है। इन जिलों में करीब 700 गांव बाढ़ की चपेट में हैं। फसलों को बड़े पैमाने पर नुकसान पहुंचा है। बाढ़ पीड़ित इलाकों में NDRF की टीम राहत और बचाव काम में जुटी है। पिछले एक हफ्ते से ब्रह्मपुत्र और जिया भराली नदियां खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं। असम के 13 जिलों के 550 से ज्यादा गांव बाढ़ की चपेट में हैं। अब तक करीब 2 लाख लोग बाढ़ से प्रभावित हुए हैं। बारपेटा, धेमाजी, लखीमपुर और सोनितपुर जिलों में बाढ़ का सबसे ज्यादा असर देखा जा रहा है। ब्रह्मपुत्र नदी के आसपास करीब 8,000 हेक्टेयर में
फसल बर्बाद हो चुकी है। राहत और बचाव कार्य जारी है, लेकिन स्थानीय निवासी इसे नाकाफी बता रहे हैं। আমার সমস্ত বকচা পৰি সদৌ বকচা পৰি তেখেতে যেতিয়া গৰাখহনীয়াৰ বিষয়ে কোনো চিন্তা চৰ্চা নকৰিলে আৰু কোনো মাটি বাৰী উন্নতিৰ বিষয়ে একো চিন্তা নকৰিলে আমাৰ কাৰণে চকু। बाढ़ में फंसे लोगों के लिए सरकार ने कई जगहों पर राहत शिविर लगा रखे हैं। असम सरकार ने स्थानीय प्रशासन को राहत और बचाव कार्य तेज करने का निर्देश दिया है। सरकार ने 2 हेल्पलाइन नंबर भी जारी किए हैं। भारतीय मौसम विभाग ने चेतावनी जारी की है कि 13 जून को इन इलाकों में भारी बारिश हो सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। ट्रांसजेंडर को जल्द ही अनुसूचित जाति और विकलांग श्रेणी के लोगों को मिलने वाली रिजर्वेशन और दूसरी सुविधाएं मिलेंगी। केंद्र सरकार इसके लिए जरूरी कानूनी प्रावधान पूरे करने की दिशा में आगे बढ़ी हुई है। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री थावरचंद गहलोत ने उम्मीद जताई है कि विशेष तौर से सक्षम लोगों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए शुरू की गई कौशल विकास योजना का लाभ जल्द ही ट्रांसजेंडर भी उठा सकेंगे। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने अप्रैल 2014 में ही केंद्र सरकार को ट्रांसजेंडर को ओबीसी कैटेगरी में शामिल करने का निर्देश दिया था। हम ट्रांसजेंडर समूह को वो सारी सुविधाएं जो अनुसूचित जाति, ओबीसी वर्ग और विकलांग वर्ग के छात्र छात्राओं को दे रहे हैं या नौकरियों में कुछ सुविधा दे रहे हैं, इस प्रकार का दृष्टिकोण लेकर के कानूनी प्रारूप तैयार करने का प्रयास कर रहे हैं। केरल के कोझिकोड एयरपोर्ट पर विमानों की आवाजाही फिर से शुरू हो गई है। केरल सरकार ने सीआईएसएफ और हवाई अड्डा प्राधिकरण के कर्मचारियों के बीच हुई झड़प के जांच के आदेश दिए हैं। पुलिस ने इस मामले में 15 लोगों को हिरासत में लिया है। सीसीटीवी फुटेज की भी जांच हो रही है। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने इस मामले की रिपोर्ट मांगी है। एयरपोर्ट पर बुधवार देर सुरक्षा जांच को लेकर हवाई अड्डा प्राधिकरण के अग्निशमन अधिकारी का सीआईएसएफ के जवानों से विवाद हो गया था और उसके बाद हाथापाई के दौरान गोली लगने से एक जवान की मौत हो गई और 3 लोग घायल हुए थे। घटना के बाद एयरपोर्ट को अस्थायी तौर पर बंद कर दिया गया था। We have to learn the understanding of the circumstances, what happened exactly on that spot and how one of our Jawan died. We have to seek the detail of the reasons, the causes and the other related necessary things which can be looked into. We will seek the report first. That inquiry has been ordered and forensic officials are there to investigate into the incident, whether this is an accident or a murder. विश्व बैंक के विकास के आकलन में दुनिया में मंदी के खतरे की ओर इशारा किया गया है, लेकिन भारत पर इसके असर को नकारा गया है। विश्व बैंक ने माना है कि भारत दुनिया की प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं को पीछे छोड़ते हुए सबसे तेज वृद्धि दर हासिल करेगा। इस साल भारत का विकास दर 7.5% रहने का अनुमान है, जो चीन से भी अधिक है। इस बीच चीन के केंद्रीय बैंक ने भी वृद्धि दर का अनुमान घटाकर 7% कर दिया है। विश्व बैंक के ताजा अनुमान से जाहिर है कि भारतीय अर्थव्यवस्था रफ्तार पकड़ने की ओर है। विश्व बैंक के मुताबिक मौजूदा साल में भारत 7.5% से विकास करेगा, जो चीन और दूसरी बड़ी अर्थव्यवस्था से भी ज्यादा है। इसके पीछे आर्थिक सुधार, निवेशकों में विश्वास बहाली और बढ़ते पूंजी प्रवाह को वजह माना गया है। विश्व बैंक का मानना है कि दुनिया की अर्थव्यवस्था में औसतन 2.8% का विकास होगा, जो पिछले अनुमान 3% से कम है। विकासशील देशों की अर्थव्यवस्था 4.4% के हिसाब से विकास करेंगी। इस बीच चीन ने निर्यात और रियल एस्टेट निवेश में कमी के बाद विकास दर के अनुमान को 7.1% से घटाकर 7% कर दिया है। विश्व बैंक के सकारात्मक अनुमानों के बावजूद उद्योग जगत कमजोर मानसून की आशंका को लेकर चिंतित है। अगर हमारा मानसून कमजोर होता है तो पूरी अर्थव्यवस्था पे इसका एक भयंकर प्रभाव पड़ेगा। दालों की कीमतें जो हैं वो लगभग डबल हो चुकी हैं। लगभग 2.8 मिलियन टन जो है वो हमारी दालें नुकसान हो गया है। केंद्र सरकार निवेशकों की शंकाओं को दूर करने की पुरजोर कोशिश कर रही है। हालांकि सरकार को कोई बड़े निवेश प्रोजेक्ट का भी इंतजार है, लेकिन महंगाई के आंकड़ों में उतार चढ़ाव आर्थिक विकास की रफ्तार पकड़ने में बड़ी बाधा बन सकता है। इन्वेस्टमेंट प्रोजेक्ट दोज व्हिच आर स्टॉल्ड नहीं बढ़ा, लेकिन शुरू हुआ था प्रोजेक्ट पर बीच में थम गया, उन सब कुछ स्टार्ट करना चाहिए। एंड गवर्नमेंट शुड एग्जामिन कहाँ क्या दिक्कतें आ रही हैं एंड उनको हटा के दे शुड पुश इन्वेस्टमेंट अप। अगर वो होता है तो ग्रोथ बढ़ेगा। वैश्विक संस्थानों के लिए कच्चे तेल की कम कीमत,
चीन की अर्थव्यवस्था में सुस्ती और जीडीपी के आकलन के नए तरीके से भारतीय अर्थव्यवस्था के प्रति रुझान बढ़ा है। लेकिन 2 अंकों में विकास दर को पहुंचाने के लिए केंद्र सरकार को आर्थिक सुधार की प्रक्रिया को जारी रखना होगा। कृति मिश्रा, राज्यसभा टीवी। मध्य एशियाई देशों के साथ लंबे अलगाव को दूर करने के लिए भारत नए सिरे से तैयारी कर रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जुलाई के दूसरे हफ्ते में तजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान, किर्गिस्तान और कजाकिस्तान का दौरा कर सकते हैं। विदेश मंत्रालय का मानना है कि रणनीतिक और ऊर्जा सुरक्षा के लिहाज से महत्वपूर्ण मध्य एशिया में फिलहाल चीन का संपर्क ज्यादा है। वहीं भारत अपनी क्षमता से कम स्तर पर काम कर रहा है। In 1990s, we had a lot of Indian products in our markets, and I may say that some markets were fluxed with Indian products. But what happened? Why now Yashvan Place is so calm? ताजिकिस्तान की तरह मध्य एशिया के दूसरे देश तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान, किर्गिस्तान और कजाकिस्तान भी ऐसी ही सोच रखते हैं। One of the most important points that he has made is the lack of awareness, the lack of knowledge which is obviously there with respect to how we see the region, and the very fact that we are looking at the region as a whole is part of that lack of awareness. सोवियत संघ से अलग होने के 3 महीने के भीतर इन 5 देशों के राष्ट्राध्यक्षों ने भारत का दौरा किया था। संबंधों में मजबूती के लिए कई मसलों पर सहमति भी बनी, लेकिन उन पर मुस्तैदी से अमल नहीं हो सका। अब भारत इन देशों की शिकायतों को दूर करने की कोशिश में है। अगले महीने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक साथ इन 5 देशों की यात्रा करके संबंधों को नया आयाम देने का प्रयास करेंगे। Obviously, there is a lack of political connectivity, and given the political setups, I think equations between leaders, direct conversations between leaders are very, very significant in these relationships. So, at least that element, hopefully, is going to be rectified very soon. ऊर्जा सुरक्षा के लिहाज से ये देश भारत के लिए काफी अहम है। यहाँ तेल और गैस का बहुत बड़ा भंडार है और यूरेनियम भंडार के मामले में कजाकिस्तान तो दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा देश है, जबकि उत्पादन के मामले में ये सबसे आगे है। चीन ने इन देशों में पिछले 1 दशक में $33 अरब का निवेश किया है, जबकि भारत के साथ इन देशों का कुल कारोबार महज $1.5 अरब का है। अखिलेश सुमन, राज्यसभा टीवी। तो खबरों के आज के सफर में इतना ही, लेकिन जाते जाते छोड़ जाते हैं देश और दुनिया की कुछ और बड़ी खबरों के साथ। नमस्कार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बीजेपी के वरिष्ठ नेता और पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी को बांग्लादेश मुक्ति संग्राम सम्मान सौंप दिया। बांग्लादेश ने भारत के साथ मित्रता को मजबूत बनाने के लिए वाजपेयी को प्रतिष्ठा मुक्ति संग्राम सम्मान प्रदान किया था। बांग्लादेश दौरे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वाजपेयी की ओर से यह अवार्ड लिया था। सीमा सुरक्षा बल ने त्रिपुरा में 3 संदिग्ध उग्रवादियों को पकड़ा है। ये लोग लोंगतराई घाटी में गोविंदोवाड़ी सीमा से राज्य में घुसने की कोशिश कर रहे थे। पुलिस के मुताबिक ये उग्रवादी कल बांग्लादेश के अपने ठिकानों से लौट रहे थे। इन उग्रवादियों से पूछताछ की जा रही है। तमिलनाडु की मुख्यमंत्री जयललिता ने मुल्ला पेरियार में नए बांध के निर्माण के संबंध में पर्यावरणीय अध्ययन को मंजूरी देने संबंधी केरल के अनुरोध पर विचार के केंद्र के फैसले पर सवाल उठाया है। प्रधानमंत्री मोदी को भेजे पत्र में जयललिता ने कहा कि ये सुप्रीम कोर्ट के आदेश का उल्लंघन है। उन्होंने इस मसले पर प्रधानमंत्री से हस्तक्षेप की मांग की है। भारत का पहला विमान वाहक पोत INS विक्रांत को एक बार फिर ट्रायल के लिए समुद्र में उतारा गया। इससे पहले अगस्त 2013 में इसका ट्रायल किया गया था। 260 मीटर लंबे और 60 मीटर चौड़े INS विक्रांत के डेक पर एक साथ 30 लड़ाकू विमान और हेलीकॉप्टर हर समय तैनात रहेंगे। इसको 2017 तक सेना को सौंपे जाने की उम्मीद है। नेपाल के पूर्वोत्तर इलाके तपलगंज जिले में लगातार हो रही बारिश से भूस्खलन होने से 41 लोगों की मौत हो गई। भूस्खलन में 6 गांव मलबे में दब गए हैं। इलाके में राहत और बचाव कार्य चल रहा है। जापान में भारी बारिश और भूस्खलन के चलते सरकार ने 3.5 लाख से ज्यादा लोगों को सुरक्षित जगह पर जाने की सलाह दी है। स्थानीय मीडिया के मुताबिक जापान के दक्षिणी इलाके में एक रेस्टोरेंट भूस्खलन की वजह से तबाह हो गया, जिसके बाद बचाव कार्य के लिए फायर फाइटर्स की टीम को बुलाना पड़ा। भारतीय मूल के अमेरिकी सर्जन जनरल विवेक मूर्ति को एक प्रमुख हिंदू समर्थक समूह की ओर से प्राइड ऑफ कम्युनिटी अवार्ड से सम्मानित किया गया है। कैपिटल हिल में हिंदू अमेरिकन फाउंडेशन ने मूर्ति को ये अवार्ड दिया। भारत बांग्लादेश के बीच फातुल्लाह में खेले जा रहे टेस्ट मैच में बारिश की वजह से दूसरे दिन का खेल नहीं हो सका। पहले दिन में बारिश की वजह से खलल पड़ा था।
पहले दिन भारत ने 56 ओवर के खेल में बिना विकेट गंवाए 239 रन बनाए थे। धवन 150 और मुरली विजय 89 रन बनाकर खेल रहे हैं।